जय सिया राम। राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर गंगे। भारत में अभी कुंभ महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको हमारे सनातन धर्म के जो बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने नाम दिया दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ। दिव्य और भव्य भी बोलने के पीछे ग्रह नक्षत्रों की बात थी। जब मैं वहां 10 दिन रहा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे आप वहां की चीजों के बारे में नहीं बता रहे हैं, उनकी चीजों को आप छुपा रहे हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। जिन लोगों के पास थोड़ा सा भी समय है, जिनको लगता है कि भ्रष्टाचार एक सीमा लांघ चुका है भारतवर्ष में, जिस पे लगाम लगनी चाहिए, वो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। जिनके पास समय नहीं है वो कुछ अन्य कार्य कर सकते हैं, पर जिनको लगता है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में जानना जरूरी है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में कुंभ स्टैम्पेड जो हुआ, जो वहां पे भगदड़ मची, उसमें लापरवाही कहाँ बरती गई, अगर वो समझना चाहते हैं तो मैं कुछ बातें उस पर करना चाहता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि जो लोग फ्री हैं, जो थोड़ा सा समय निकालना चाहते हैं, वो मुझे ध्यान से सुने, क्योंकि मेरा टॉपिक फिर से आज हो गया है प्रशासनिक भ्रष्टाचार, जो कि एक लेवल पे नहीं, एक हाईएस्ट लेवल पे देखा जाता है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। आप किसी बाबू साहब के दफ्तर में चले जाइए, बड़ा बाबू के दफ्तर में चले जाइए, वहां का जो भ्रष्टाचार है वहां के चपरासी से स्टार्ट होता है। कई बार तो आप देखेंगे कि आपकी हमारी सैलरी से ज्यादा वहां का चपरासी कमाता है और घर मकान बना लेता है। फिर आप कानाफूसी करते हैं, देखो तो वहां का फलनवा चपरासी है, क्लर्क है, घरवा दुद्दू को बनाए हुए है, जमीन बहुत खरीदे हुए है, पैसा अकाउंट में रह जाता है लेकिन खर्चा होता नहीं है उनका। तो ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन पब्लिक का होता है। यानी सबसे पहला पायदान वहां का जो चपरासी है। अगर सारे सरकारी दफ्तरों के चपरासियों की अगर अकाउंट सीज कर दिए जाए, वो सारी चीजें चेक किया जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं, चपरासी से लेकर के उच्च पदासीन व्यक्ति जो है, उसका जो सैलरी अकाउंट है वो खत्म नहीं होता है, वो यूज ही नहीं होता है। एक्चुअली सॉरी, वो यूज नहीं होता है उनका सैलरी अकाउंट। अब मैं प्रशासनिक भ्रष्टाचार की बात क्यों करता हूं? सर्वप्रथम देखिए, अगर कोई नेता भ्रष्टाचारी होता है तो आप उसको बदल सकते हैं। 5 साल बाद इलेक्शन आएगा, वोट मत दीजिए, हार जाएगा, नेता आप बदल दीजिएगा। यानी आप पॉलिटिशियन को तो बदल सकते हैं, लेकिन ये जो प्रशासनिक भ्रष्टाचारी परमानेंट कर्मचारी जो है, जो सरकार के दामाद हैं, जो सरकार के ठेकेदार हैं, जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए हुए लीगल गुंडे हैं, लीगल वसूली करता है, लीगल किडनैपर हैं, लीगल प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, इनको सरकार ने नियुक्त लीगल तरीके से किया है कि आपकी नियुक्ति की गई है जनता को प्रताड़ित करने के लिए। क्यों दामाद? क्यों? क्योंकि इनके पास अगर कुछ होता भी है तो यू कैन नॉट पॉइंट देम आउट, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप उनको कुछ बोल नहीं सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, आप उनके अगेंस्ट अगर बोलिएगा, दे विल ट्राई टू ह्यूमिलिएट यू, दे विल ट्राई टू इंडल्ज यू इन अदर एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो सरकार का जो लीगल पावर है उसको ये लोग मिसयूज करते हैं, गलत तरीके से धन उगाही के रास्ते हैं। ये प्रशासनिक पद जो है गलत रास्ते से धन उगाही का रास्ता है। कोई भी प्रशासनिक पद हो, चपरासी से लेकर के ऊपर के जो इनके बाबू साहब जो होते हैं वो सब,
तो बेसिकली मैं यहाँ पे अब बात क्योंकि जब कोडरमा में चल रहा होता हूँ, लोगों से मिल रहा होता हूँ, अभी मैं लास्ट इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा था, मुझे लड़ने नहीं दिया गया, मुझे इन लोगों ने अंडर कवर कर दिया। यहाँ के विधायक ने मिल करके, विधायक के आदेश पर प्रशासन मिल करके मुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया, उन लोगों ने षड्यंत्र किया। ये सारी चीजें कोडरमा की जनता जानती है, भली भांति जानती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब आप सोचिए, कोडरमा की जनता का कहना है यहाँ पे जो भी प्रशासनिक कुर्सी है, किसी भी तरह की प्रशासनिक कुर्सी हो सकती है, स्वास्थ्य, फलाना ढकाना, यानी जो भी प्रशासनिक कुर्सी है उसका रेट तय है। अगर हमारे झारखंड में, कोडरमा में कोई भी अवैध खनन हो रही है या कोई भी अवैध गतिविधियां हो रही है तो उस कुर्सी का पैसा बंधा हुआ है, उस कुर्सी तक वो पैसा पहुंच जाता है। तो डॉक्टर सौरभ कुछ भी बोले, वो पैसा वहां पहुंच चुका है। और पैसे से आपको पता है पावर आ जाती है, वो किसी को भी खरीद सकते हैं, वो अपने निचले दूसरे प्रशासनिक विभाग के लोगों को दबाव दे करके काम करा सकते हैं, जैसे मेरे केस में कर लिया उन लोगों ने। तो ये जो भ्रष्टाचार है ये इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि अब इसको लगाम लगाना बहुत ही आवश्यक है। हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगे जीवन में, लेकिन जब तक आप बोलिएगा नहीं, जब तक आप प्रखर होकर, मुखर होकर इसके बारे में बात नहीं कीजिएगा तो लोगों को समझ में कैसे आएगा। क्योंकि आज जनता तो छोटे छोटे रोजगार के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए त्रस्त है। कुछ फ्री बीज बच जाते हैं, राशन चावल मिल जाता है, छोटा मोटा 2-2.5 हजार रुपए आ जाता है, उनको उससे लगता है कि हमारा जीवन तो बहुत सुंदर हो गया है। जबकि वो जीवन सुंदर नहीं किया जा रहा है, आपको खराब किया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है कि आप ये फ्री की, मुफ्त की चीजें लेकर के आप चुप रहिए। जो असली लोग हैं, जो असली प्रशासनिक लोग हैं, जो असली पॉलिटिशियंस है, जो क्रीमी लेयर है ऊपर में पैसे वाले, वो पैसा कमाते हैं। बाकी नीचे के लोग उसी तरह से उनको भिक्षा में चावल, भिक्षा में कुछ पैसे योजनाओं के तहत, भिक्षा में मिड डे मील, भिक्षा वर्ड यूज कर रहा हूं, भीख में लेते हैं। ये भीख में देने के बाद आप बिक जाते हैं और आप उसी में वोट दे देते हैं। यानी आप अपना भविष्य नहीं, आपके अंदर एक ड्रीम्स नहीं है, आपके अंदर एक सपना नहीं है। जो हमारा दलित वर्ग है, जो हमारे गरीब लोग हैं, हमारे मजदूर वर्ग हैं, उनको सपने देखने ही नहीं दिया जाता है। इन पॉलिटिशियंस, इन नेताओं ने, इन प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको सपना देखने से रोक दिया। अगर वो बड़े बड़े सपने देखने लग जाए, हमारा दलित समाज, गरीब वर्ग, तो सब तो आईएएस ऑफिसर्स बन जाएंगे, कोई पॉलिटिशियन बन जाएगा, कोई बड़ा बड़ा नेता बनेगा, कोई बड़े बड़े फैक्ट्री चलाएगा, कोई बड़े बड़े इंजीनियर्स बन जाएंगे, कोई अच्छे डॉक्टर्स बन जाएंगे। लेकिन ये सारे लोग, ये जो गंदे पॉलिटिशियंस हैं, ये गंदे प्रशासनिक विभाग के लोग हैं, ये चाहते ही नहीं है कि आप उस जगह पे पहुंचिए। इसलिए ये क्या करेंगे, आपको मुफ्त का राशन देंगे, आपको मुफ्त की बिजली देंगे, आपको मुफ्त की मिड डे मील देंगे, जिसकी क्वालिटी आपको भी पता है, हमको भी पता है। अबुआ आवास, जितने भी ये ग्रामीण आवास योजना है, जिसमें कि आपका मुखिया पैसा खा जाता है, कमीशन। समझ रहे हैं भ्रष्टाचार कहां तक लिप्त है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो सारे अवैध धंधे, आपको पता है, लोग बोलते हैं कोडरमा में ये नहीं हो रहा है, डिबरा पत्थल माइका का काम नहीं हो रहा है। अरे सारे काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो रहे हैं, वो भी प्रशासनिक कुर्सी को चढ़ावा चढ़ाने के बाद हो रहा है। काम सारे हो रहे हैं, आपको भी पता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, ये जो यूपीएससी के जो प्रिपरेशन करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रशासनिक भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो अब ये यूपीएससी की बात करता हूँ, मैं स्टोरी बताता हूँ, कोई थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। जब मैं दिल्ली में रहता था, मुखर्जी नगर,
मैं एक्चुअली मालवीय नगर रहता था, मैं मुखर्जी नगर नहीं था। आई वाज नॉट इनटू यूपीएससी एस्पिरेंट। मुझे कोई इस तरह के प्रशासनिक पद चाहने की लालसा नहीं थी, मुझे भ्रष्टाचारी बनने का कोई सपना नहीं देखा था, क्योंकि मेरे घर में कोई भ्रष्टाचारी है नहीं। इनकी लेगेसी होती है, वो मैं बात करूंगा आप लोगों से। तो यूपीएससी की जो तैयारी करते थे मुखर्जी नगर में ये लोग ज्यादा होते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम 20, 22, 24 से स्टार्ट करेंगे, 34, 35, 36 तक करते रहेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त वहां पे थे जो बूढ़े हो गए थे, सो कॉल्ड किड्स, राइट। वो इतने मैच्योर हो जाते हैं, सबसे पहले तो वो 8-8 साल 10-10 साल वहां प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या लॉस होता है, वो एक सामाजिक तत्व तो नहीं रहते हैं, वो असामाजिक हो जाते हैं। क्यों, कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वो घर परिवार समाज से दूर हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो उनके अंदर जो इमोशंस है वो बिल्कुल नहीं होता है। अब इमोशंस नहीं है तो वो हमें यहाँ पे उनके प्रशासनिक कार्यशैली में दिखती है, ठीक है। उनका इमोशन खत्म हो जाता है, वो बैठे रहते हैं, किताब लेके बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्लियर है। जो डॉक्टर की तैयारी करते हैं, जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, वो बच्चे, वो जो अभी युवक हैं, नवयुवक हैं, वो मुझसे सहमत होंगे कि जब वो तैयारी करते हैं तो उनके मन में भ्रष्टाचार नहीं होता है। जब हम डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं तो हमारे मन में सेवा भावना होती है। लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसमें 99% लोग भ्रष्टाचार करने के लिए तैयारी करते हैं। उनको पता है कि इस कुर्सी को मिलने के बाद हमारी ऐसे ऐसे इनकम होगी, उस कुर्सी पे बैठने के बाद हमारा दहेज बढ़ जाएगा, लड़कों का डिमांड बढ़ जाता है, उस कुर्सी पे बैठने के बाद वो पावर आ जाती है। यानी उनको ये सारी चीजें, सोचिए आप किसी एक कुर्सी के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं, 7 साल 8 साल 10 साल गिर देते हैं कुछ लोग, तो है ना। कुछ रिजर्वेशन वाले होते हैं उनका तो और लंबा चला जाता है, वो बूढ़े हो जाते हैं तब वहां जाकर के उस पद पे आते हैं, उनके तो और अंदर में लावा फूट रहा होता है कि भैया हमें तो और बदला लेना है इनसे, ठीक है। तो यूपीएससी मुखर्जी नगर में ये बच्चे पढ़ते हैं, वहां जाकर के रहते हैं, तो वहां पे क्या हो गया, ये तो एक समाज से कट गए। इनके माइंड में पहले से ही क्लियर है कि आई हैव टू अर्न मनी। इनका मोटिव क्या है, पैसा कमाना इनका मेन मुद्दा है। इनका मेन टारगेट पैसा है, पैसा ही मेन फोकस होता है इनका। तो अब पैसा फोकस होगा तो वो भ्रष्टाचार ही करेगा ना, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब क्या यहाँ से क्लियर हो गया कि यूपीएससी। अब इसमें क्या होता है कि जब ये बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, ये जाते हैं, तो 97% पीपल आर करप्ट। और जो 3% बचते हैं वो अगर अच्छे होते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जिले के लिए जो अच्छा करना चाहते हैं, उनको करने नहीं दिया जाता है। उनको शंट पोस्टिंग कर दी जाएगी, उनको मरवा दिया जाएगा, उन पे गलत आरोप लगा दिए जाएंगे, उनको तंग किया जाएगा। समझ रहे? जो यूपीएससी कैडर के जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, जो इस तरह के प्रशासनिक अधिकारी जो अच्छे होते हैं, उनको इस तरह से तंग किया जाता है। तो मैक्सिमम लोग कहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं, भ्रष्टाचार। उनको पता है यहाँ से कमाना है, पैसा उगाना है और वहां भेजना है। ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और टाइम के साथ, समय के साथ साथ वो इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। उनकी एक्सपर्टीज होती है कि पैसा कैसे लूटना है। तो 97% ऑफ पीपल इन दिस प्रोफेशन आर करप्ट, 100% करप्ट। वो 3% बेचारे कहीं शंट पोस्टिंग में, कहीं उनको गलत आरोप में सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको दरकिनार कर दिया जाता है, दूर भेज दिया जाता है। समझ रहे हैं? तो उन 3% को आप क्या ही गिनिएगा अच्छे लोगों में फिर, है ना। वो अपने लिए भी आवाज नहीं उठा पाते हैं तो समाज का क्या भला करेंगे। फिर उसके बाद जब मैं देखा इसमें, जब मैं आगे बढ़ा, मैं इन लोगों से मिलने लगा, इनमें से कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं। अभी लेटेस्ट लास्ट ईयर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी के साथ, तो उसके बैच से सीनियर मेरा एक फ्रेंड है। मैंने बोला अरे यार तुम्हारे एक जूनियर है, वो मुझे तंग कर रहा है ऐसे करके। समझ रहे हैं? माई फ्रेंड, आई आस्क्ड हिम कि भाई योर जूनियर इज डिस्टर्बिंग मी एंड माई पीस। उसने बोला हाँ देखते हैं सौरभ, आई विल टॉक टू फलाना फलाना, मैं बात करता हूँ, डेफिनेटली आई विल टॉक।
आप सोचिए उसने आज तक बात नहीं की, लेकिन हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर प्रोफेशन से हैं, आप मुझे फोन करते हो, मैं तुरंत आपको कोई भी बता देता हूँ कि हाँ ऐसे आपको सेवा देनी है। यानी जो मेरा अपना ऑक्यूपेशन है, मैं उससे दिन भर में कम से कम 10 से 15 लोगों को फ्री कंसल्टेशन फोन पे देता हूँ। तो मेरे जैसा प्रोफेशन तो धरती पे किसी का है ही नहीं। आई एम प्राउड टू बी डॉक्टर, आई एम अ प्राउड डॉक्टर, राइट? बिकॉज मेरे प्रोफेशन ने मेरे इस जो मेरा औजार है, ये मुझे ये राइट देता है कि मैं फ्री में भी अपनी सेवाएं आपको दे सकता हूँ। क्या कोई नमक जनरल स्टोर वाला फ्री में आपको दे सकता है? नहीं दे सकता। उसके बाद भी डॉक्टर्स हम गाली खाते हैं। क्या कोई आपको किसी तरह की कोई दूसरी दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, मॉल्स है, वहां पे कोई फ्री में 2 जोड़ी कपड़े दे सकता है? गरीब भी है तो नहीं दे सकता है। आई डू प्रोवाइड फ्री सैंपल्स मेनी अ टाइम्स। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपने जो मेरे दवाई, जो पैसे वाले दवाई होते हैं, जो एमआरपी वाले दवाई होते हैं, वो भी मैं फ्री में दे देता हूँ। बहुत बार कंसल्टेशन तो दिन भर में 15 to 20 कंसल्टेशन मेरे फ्री में होते हैं। ऐसा कोई सेवा नहीं है धरती पे जो मेरे ऑक्यूपेशन के जैसा होगा। तो अब यूपीएससी की जो ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, आई थी, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा गूगल किया था, उसके बारे में समझने की कोशिश की। मुझे लगता है जब भी मैं इन आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स से मिलता हूँ तो मुझे उनका ना टोन बहुत खराब नजर आता है। तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि सामने वाले से बदतमीजी में बात कीजिए। क्या है, कैसे है, क्यों किया जाता है कि सामने वाला डर जाए और उनसे सवाल ना करे। यानी सामने वाला सवाल ना करे, इसलिए बदतमीजी में बात करो। इनको लगता है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जो भी नाम अगर गलत बोल रहा हूं तो इट डजंट मैटर, तो वहां की जो एकेडमी है इनको ये ट्रेनिंग देती है कि सामने वाले से बदतमीजी में बात कीजिए। आप ये मैंने लास्ट ईयर एक्सपीरियंस किया अपने साथ एपिसोड में कि आईएएस ऑफिसर्स मेरे साथ किस तरह से बदतमीजी से बात करते हैं। मैं रांची में भी गया था, शिक्षा सचिव थे, वो इलेक्शन कमीशन का भी एजेंट बना हुआ था, रिटायर हो गया फिर भी उसको बनाया हुआ है, राइट? तो उसको पैसा पहुंच रहा है ऊपर में। उसने बोला चलो चलो बाहर निकला, बाहर हटो हटो जहां जाए। कैन यू इमेजिन उसका टोन? थप्पड़ मारने चाहिए थे मुझे उस समय उनको। ऐसे बदतमीज ऑफिसर्स को थप्पड़ से बात करनी चाहिए, सीरियसली। तो मुझे जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आपसे खराब बात करता है, खराब लहजे में बात करता है, आपकी गलती नहीं है, गलती भी है तो भी वो खराब से बात नहीं कर सकता है, वहीं एक थप्पड़ रसीद दीजिए, इनको इनकी औकात दिखा दी जाएगी। समझ गए? तो ये पॉइंट है। तो इनको बदतमीजी करने की फर्स्ट टीचिंग ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट जो क्वालिफाइड होते हैं उनको सिखाया जाता है कि अपने से गरीब, अपने से छोटे, अपने से जो भी आपसे मदद आया है उसको पहले डरा के बात करो ताकि वो आपसे सवाल नहीं कर सके। अब आईएएस ऑफिसर से आप सवाल नहीं कर सकते ना, वो तो जिले का बाप है, जिले की माँ है, एग्री? उनके बाप का जिला है ना, उनके पति का जिला है, उनके ससुर का जिला है, उनके समझ नहीं, यानी एक फैमिली लेगेसी पास ऑन हो जाती है इन ऑफिसर्स में। पूरी फैमिली ट्री होती है इनकी। हर कोई मिल करके अपने अपने जिले को लूट रहा होता है। यहाँ लूट के जाता है तो वो उसको बताता है कि उस जिले में ऐसा है, तू ऐसे लूट लियो। यानी एवरीवन इज एक्सपर्टीज। वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को वही सिखाता है कि तू भी बन आईएएस, मिल के लूटेंगे, पूरा परिवार लूटता है इनका मिलके। तो जितने आईएएस ऑफिसर्स के फैमिली हैं इन्वॉल्व, आप उनका अगर आर्थिक विश्लेषण करेंगे, मैंने ऐसे ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर्स देखे हैं, वो करोड़पति वाली लाइफ होती है उनकी भाई, उनका घर आलीशान होता है भाई। बीसी मुझे समझ में नहीं आता कि 2-2.5 लाख की सैलरी होती है, इनकी करोड़ों की संपत्ति रिटायरमेंट के बाद कैसे दिखने लगती है और सरकार को नजर नहीं आती है। समझ रहे हैं? करोड़ों की संपत्ति रिटायरमेंट के बाद दिखती है, उनका लेविश वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिख रहा होता है हमें, और हम देख करके बोलते हैं भाई क्या पैसा कमाया। अरे काला धन से तुम्हारी पूरी पुश्तें नस्लें खराब हो जाएंगी। आज नहीं तो कल होगा। केजरीवाल का अंत हुआ, केजरीवाल का अंत इतना बुरा हुआ, उसने अपने सपने में नहीं सोचा होगा। तो एक चीज इस इलेक्शन के बाद मैं वेरी क्लियर हूं कि यस,
बुराई का अंत होता है, और अंत होता है तो बहुत बुरा अंत होता है। वो अपनी पूरी पीढ़ियों को बता नहीं पाएगा कि वो कभी सीएम था, सीएम रहते हुए उनको जेल भेज दिया मोदी जी ने, सीएम रहते हुए अपनी विधानसभा सीट हार गया। कैन यू इमेजिन, विधानसभा सीट, सिटिंग सीएम, तीन बार सीएम बना। हाँ, मोदी जी को उस व्यक्ति ने बोला था मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, मेरे जीतते जीत तो नहीं देख पाओगे दिल्ली की गद्दी। ये अहंकार होता है भ्रष्टाचारियों का। क्यों? क्योंकि सारे प्रशासनिक डिफरेंट डिपार्टमेंट सब एक हो जाते हैं। मेरे केस में सारे स्वास्थ्य वाले मिल गए, फिर उसके बाद प्रशासनिक मिल गया, उधर डीसी ऑफिस मिल गया, एसपी ऑफिस मिल गया, यानी सब एक हो जाते हैं। उस समय यूनिटी आती है इनके अंदर। तो लोमड़ी, सियार, गीदड़, ये जो घटिया टाइप के जो गंदे जानवर होते हैं ना, थोड़े वैसे दे आर वेरी क्यूट, मैं उस समकक्ष में बोलना चाह रहा हूँ, इनकी यूनिटी तगड़ी होती है। और जो सत्य बोलने वाला होता है, जो खुल के बात करता है, वो अकेला भीड़ में खड़ा होता है, क्योंकि और सबको तो डर लगता है कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारे साथ कुछ बुरा तो नहीं कर देगा हमें, यानी दे आर फियर ऑफ ऑल दिस आईएएस ऑफिसर्स। इतना डर बना के रखते हैं कि वो उनकी फटी पड़ी रहती है, तो सत्य का साथ देने कौन खड़ा होगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। हाँ, राइट। तो सत्य हमेशा मेरी तरह चाय पीता हुआ अकेला मिलेगा। अब प्रशासनिक अधिकारी रात में 10 बजे के बाद अपने कमरे में दारू पीते हुए नजर आते हैं और दूसरों को तंग करते हैं। अरे सबके घर की कहानियां पता रहती हैं मुझे, वीडियो भी वायरल कर दूं क्या? अब हम बात करते हैं इसमें, एक तो सबसे अच्छी बात, ये ब्लड लाइन बिजनेस हो गया। ये प्रशासनिक आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स का है, ये ब्लड लाइन में आप देखिएगा, मियाँ बीवी बच्चे समेत दामाद बहू सब सब एक साथ आते। ऐसा कुछ ज्यादा नहीं लगता आपको? एक फैमिली में 8-8, 10-10 आईएएस ऑफिसर्स। कैन यू इमेजिन? ऑल आर वेरी टैलेंटेड। डमी, दे आर नॉट टैलेंटेड, दे आर स्टूपिड। They are damn stupid. They are corrupt. Whole family, their DNA is corrupt. उस करप्ट डीएनए का डीएनए भी तो करप्ट ही आएगा ना, उनकी औलादें भी वैसी आती हैं। तो इसमें ब्लड लाइन, फैमिली बिजनेस बन गया। ये जो प्रशासनिक सेवा है आज फैमिली बिजनेस बन गया है। अब इसमें क्या होगा, एक भाई आईएएस ऑफिसर है तो बहन को बता के जाएगा कि भैया यहाँ मैंने लूट लिया है, अब तू जाइयो तो तू लूट लियो वहां पे, यानी उसको पता हो गया। हस्बैंड है वो यहाँ पे लूट के जाएगा तो अपनी वाइफ को बता देगा कि भैया मैंने लूट लिया ऐसे ऐसे, वहां पे ऐसे ऐसे पैसा है, तू अब जाइयो तो तू लूट लियो, अब तेरा काम है, मेरा काम तो हो गया। यानी इस तरह से धन उगाही का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है ये यूपीएससी। तो मोदी जी ने जो कहा बाबू कल्चर शुड एंड, इट शुड एंड, इट्स हाई टाइम। क्योंकि पॉलिटिशियन आप हर 5 साल में बदल सकते हैं, लेकिन ये आईएएस ऑफिसर जो करप्ट होते हैं इनको नहीं बदल सकते यार, नहीं बदल सकते। आप देखो सामने से, ये पूजा सिंघल ने कितने 1000 करोड़ का घोटाला किया, महिला ने 2-2.5 साल जेल रही, अब छूट के आ गई, कार्मिक विभाग में उसको फिर से नियुक्ति दे दी। ये दामाद नहीं, ये बहू है। हाँ, तो किसी को दामाद बना लेते हैं, किसी को बहू बेटी बना लेते हैं। ये तो ये सिस्टम बहुत ही खराब है। अगर किसी के ऊपर, अभी यहाँ पे तिलैया का एक केस है, गांव में डॉक्टर चंद्रमोहन है, समझ रहे हैं, उसके ऊपर वारंट निकला हुआ है, उस डॉक्टर के ऊपर वारंट निकला हुआ है। कोर्ट ने रूम नंबर 9 कोर्ट में जज साहब ने उसका खारिज कर दिया बेल, फिर भी वो भगोड़ा है, वो तिलैया में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी के बदौलत ज्वाइनिंग करके भागा हुआ है। और सुनने में आ रहा है कि वो जो 65 लाख का जो घोटाला किया, वो 65 लाख वो उस अकाउंट में दे देगा। यानी 65 लाख चोरी किया और वो 65 लाख अगर वापस कर देता है तो सरकार उसको उसकी नौकरी वापस दे देगी। ये कहाँ का नियम है यार, ये कहाँ का नियम है? उसने चोरी की, अब उसके उस अकाउंट में, सरकारी अकाउंट में अगर 65 लाख वापस डाल देगा ना तो उस पर कोई केस नहीं बनेगा। कैन यू इमेजिन? इसलिए बोलो ये दामाद बहू बेटी बन के बिठाते हैं इन सरकारी ऑफिसर्स को। मुझे मौका मिले ना तो इनकी हड्डियां तोड़ दूं मैं।
ताकि इनकी आने वाली 10 नस्लें भ्रष्टाचार ना कर पाए। फिर उसके बाद अब बात आती है, अब इस आईएएस ऑफिसर्स में फीमेल कैडर, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट। नाउ फीमेल्स आर मोर एम्पावर्ड इन दिस बिजनेस, राइट? दे आर बिग माउथ। पूजा सिंघल तो अब भ्रष्टाचार में भी उनको इक्वालिटी चाहिए ना भाई। मर्द भ्रष्टाचार अकेले करेंगे, औरतों को भी तो भ्रष्टाचार करने का अधिकार है। तो अब भ्रष्टाचार में महिलाएं आगे हो गई हैं इन केस में। पूजा सिंघल बेस्ट एग्जांपल। मैडम यूज्ड टू लुक वेरी ब्यूटीफुल बिफोर, बट नाउ आफ्टर जेल शी लुक्स अगली एक्चुअली। वापस रिलीज हो गई, अब कार्मिक विभाग में वापस से नौकरी मिल गई, फिर से घोटाला करेंगी, मस्त दबा के कमाएंगी। अब मीडिया न्यूज छिपाने के पैसे कमाता है, न्यूज बांटने के पैसे नहीं कमाता है मीडिया। मीडिया न्यूज छिपाने के पैसे कमाता है। ये तो मैं देख रहा हूँ, 5 साल से मैं देख रहा हूँ भाई, मैं देख रहा हूँ। साला कोई थाना प्रभारी कहीं फोटो काटता है, थाना कुछ करता है, वो हेडलाइंस बन जाता है मीडिया वालों का। अभी कुछ भी यू डोंट हैव एनीथिंग। हाँ, कौन का थाना प्रभारी चेंज हुआ, वो मीडिया का कवरेज बनता है। और ये भाई क्या है ये, ऐसी ऐसी छोटी छोटी पदों पे आप कैन यू इमेजिन? तो मीडिया आजकल सुसु पार्टी को गिनता है जिससे उसको धन उगाई का कमाई का जरिया मिल जाए, और जो अच्छे पत्रकार होते हैं उनको मरवा दिया जाता है। शर्म भी नहीं आती कि उनकी शहादत के नाम पर भी तो कम से कम अच्छी पत्रकारिता कर लें ये लोग। और जो अच्छी पत्रकारिता करता है उसको पागल बोलते हैं, उसको उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसी को मरवाने की साजिशें रचेंगे। कैन यू इमेजिन ऑल दिस थिंग्स? तो कोई क्लियर है ही नहीं, हर कोई हर किसी के पीछे पड़ा हुआ है। अब मैं आपको कुछ लिस्ट से अवगत कराता हूं। सबसे पहला कैडर समीर बिश्नोई, छत्तीसगढ़ कैडर का 2009 बैच का है। इसने माइनिंग में ब्राइब लिया था, माइनिंग में ब्राइब। अब ब्राइब पता है 5 रुपए की नहीं थी, 5 लाख की नहीं थी, 5 करोड़ की नहीं थी। जो भी डेटा है, ये डेटा भी गलत होगा, 500 करोड़ की थी। 500 करोड़ के घोटाले का ब्राइब लिया था इसने माइनिंग में। छत्तीसगढ़ कैडर 2009, समीर बिश्नोई। Height of hypocrisy. These IAS officers, you people follow these IAS officers. अरे मेरे पैर की धूल ना है ये भ्रष्टाचारी, मेरे पैर की धूल ना है। सेकंड, पूजा सिंघल मैडम, झारखंड कैडर 2000 बैच। रूरल डेवलपमेंट फंड्स का मिसमैनेजमेंट इस महिला ने किया था, हजारों करोड़ का घोटाला है ये। पल्स हॉस्पिटल इसका है, इसके पति को फ्री में गिफ्ट में मिल गया। अब झा जी को, अभिषेक झा, आई थिंक सो, हस्बैंड नेम इज अभिषेक झा, राइट? आप सोचिए कितना अच्छा तरीका है। हम मूर्खों की तरह पढ़ते हैं, लिखते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कुछ लोग स्टार्टअप से स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू ऑल दीज शिट्स? जस्ट गो एंड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, गेट सम पोजीशंस, उसके बाद करप्शन करो, बैठे बैठे 10,000 करोड़ कमा लो। मैं तो आने वाली पीढ़ी को ये सोच रहा हूँ, ट्रेनिंग दे दूंगा कि भैया ये सब डॉक्टर इंजीनियर मत बनो भाई, पूजा सिंघल बनो, समीर बिश्नोई बनो। एक बार में 500 करोड़ कमाओगे भाई, एक जिले में जा करके भैया। एग्री? तो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सहमत हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर एंटरप्रेन्योर बनाने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी की तैयारी कराइए। 500 करोड़ एक जिले में कमाएगा, दूसरे जिले में जाएगा 500 करोड़ वहां कमाएगा, कहीं हो सकता है 10,000 करोड़ भी कमा ले। और मियाँ बीवी बच्चे समेत ससुर सब होंगे तो पूरी फैमिली मिलके तो 1-8 लाख करोड़ भी कमा सकती है भैया। तो इट्स वेरी क्लियर, राइट? अंग्रेजी थोड़ी तंग हो गई है, ये दिल्ली छोड़ने के बाद ना अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूं। चाय है, चाय
नेक्स्ट, के राजेश गुजरात कैडर के हैं। के राजेश गुजरात कैडर 2011 2011 बैच का लड़का है ये। गन लाइसेंस में इसने पैसे कमा लिए भैया, गन का लाइसेंस देखा। इट्स सो ब्यूटीफुल। सो नेक्स्ट नेम इज नीरा यादव। नीरा यादव यूपी कैडर की आईएएस ऑफिसर है, जिसने लैंड स्कैम यूपी और एनसीआर में किया। यूपी एनसीआर में लैंड स्कैम किया इसने, नीरा यादव। राइट। तो पढ़ाई लिखाई डॉक्टर इंजीनियर मत बनो भैया, आईएएस ऑफिसर्स बनो, बदतमीजी करो, जनता की माँ बहन एक कर दो, गाली गलौज करो, डराओ धमकाओ, कमाओ। कुर्सी को पैसा जाता है जी, जो उस कुर्सी पे बैठता है उसको पैसा जाता है। ऑफिसर आते हैं जाते हैं, कुर्सी का ठेका फिक्स है। तो इतनी मेहनत करके डॉक्टर इंजीनियर बनने की क्या जरूरत है जब आपको तंग किया जाए। तो अगले जन्म में मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा ताकि मैं ही तंग कर सकूं इन लोगों को। नहीं तो ये तंग करते रहेंगे, है ना, क्योंकि इनके बाप का जिला है, इनके बाप का राज्य है, इनके बाप का देश है। नेक्स्ट इज बाबूलाल अग्रवाल, छत्तीसगढ़ कैडर। अगेन बाबूलाल अग्रवाल, नाम से तो लग रहा है बाबूलाल, इज नॉट बाबूलाल। बाबूलाल अग्रवाल छत्तीसगढ़ कैडर, 500 करोड़ का आईटी रेड था इस पे। आईटी रेड, 500 करोड़ कैश। कैन यू इमेजिन मैन। यार डॉक्टर इंजीनियर पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो बच्चों को यार। मेरे पिताजी ने मुझे ट्रेनिंग दी होती ना कि यूपीएससी में साले ऐसे कमाई होती है, मैं तो उसी की तैयारी करता भैया। बताया नहीं कोई। स्कूल में भी अगर किसी टीचर ने बता दिया तो, अगर कोई टीचर मुझे सुन रहा है तो अपने बच्चों को बताइए कि यूपीएससी की तैयारी करो, 500,000 करोड़ कमा लोगे भाई 5 साल में। तो 500 करोड़ का आईटी रेड हुआ था यहाँ पे। 446 बेनामी बैंक अकाउंट, ये यानी कि सरकारी हर चीज का मिसयूज करते हैं। तो जितने आईएएस ऑफिसर भी वर्किंग है, इनके कितने बेनामी बैंक अकाउंट होंगे। क्योंकि यहाँ कोडरमा में एक आईएएस ऑफिसर था जो अभी यहाँ नहीं है। सुनते हैं कि रांची में मॉल बनाए हुए भाई, बहुत चर्चित आईएएस ऑफिसर है। उसका एक ही रोना होता था, हमारी माता जी चूड़ी बेचती थी, मैं दिव्यांग हूं। ये रोना रो करके जनता को बेवकूफ बना के लूट के चला गया पूरे जिले को। और जनता, अरे भाई अपने समाज का तो था, हमारे ही समाज का था। जनता को उसने अपना पास्ट का कहानी सुना के रो रो करके इतना लूटा कि सुनते हैं कि रांची में उसका क्या है, मॉल है हिम्मत तो जांच करके उसको जेल में डालो। नाम भी बता दूंगा कभी किसी दिन, प्राइवेट में मिलना। नेक्स्ट, टी.ओ. सूरज, केरला कैडर का आईएएस ऑफिसर है। टी.ओ. सूरज केरला कैडर का आईएएस ऑफिसर है, जो 30 करोड़ कैश मिला था एबेटिंग राइट्स, वहां पे दंगे करवाने के लिए उसने 30 करोड़ लिए थे महाराज। लैंड ग्रैब करना, लैंड एक्विजिशन, गलत तरीके से जमीनें हड़पने में मदद किया था 30 करोड़ का। नेक्स्ट इज राकेश बहादुर, नाम से ही बहादुर है ये बंदा तो। राकेश बहादुर नाम से पूरा बहादुर है, ठीक है। यूपी कैडर, 4000 करोड़ का लैंड स्कैम किया इस भाई। क्या यार, क्या डॉक्टरी करवाई पिताजी आपने मुझसे यार। पहले बताया होता कि ये 10-10 हजार करोड़ के घोटाले होते हैं यूपीएससी करने के बाद, तो मैं तैयारी कर लेता यार, थोड़ी सी 5-10 साल और मेहनत कर लेते। वैसे ही डॉक्टर बनते बनते तो बुढ़े हो जाते हैं अपन, राइट। तो जितने लोग अगर मुझसे सहमत है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ नहीं सकते, तो अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर्स बनाइए, उनको ट्रेनिंग अभी से दीजिए कि भाई पढ़ ले लिख ले, निकाल ले एग्जाम, 10-15-20 हजार करोड़ तो तू यूं ही बना लेगा, बैठे बैठे बनाएगा, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। रट लेना है हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी बस।
तो हाँ, being a जनता we people are fool and these people are just celebrating their life. वो आपको बोलेंगे कि आप दारू पीते हो और रात में बैठ करके वो सब करते हैं। उनकी लाइफ देखी है कभी जा करके आपने? जस्ट गो एंड रिकॉर्ड। बहुत गंदी लाइफ है। दे शेयर एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। तो आइडियली आई विश यू लक। और जो भी लोग मुझसे सहमत हैं, अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर्स बनाइए, या तो मेरे साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझसे सवाल कम कीजिए, मुझ पे आरोप मत लगाइए, क्योंकि ना मैं आपका जनप्रतिनिधि हूँ, ना मैं आपका पत्रकार हूँ। मैं आपके जिले का एक मात्र डॉक्टर हूँ, एक मात्र बेटा हूँ आपके जिले का, जो आपको इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बता रहा है। लेकिन सवाल मुझसे करते हैं आप। मैं आपका विधायक नहीं हूं, मैं आपका सांसद नहीं हूं, मैं आपका आईएएस ऑफिसर नहीं हूं, मैं आपके स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य मंत्री नहीं हूं। तो सवाल मुझसे करने की जगह हिम्मत है तो उनसे करो। जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे।